बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। आज की सबसे अहम खबर तो यह है कि कोरोना फैल रहा है और लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुआविन ख़ुसूसी बैस ज़फ़र मिर्ज़ा की जानिब से ये हिदायत भी जारी की गई हैं कि हुकूमत ने अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। अब आवाम को मास्क पहनना ज़रूरी होगा अवामी मकामात पर। इस हवाले से तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। फरवरी के एंड से जब से कोरोना का पहला केस पाकिस्तान में आया था, उसके बाद लॉकडाउन मुख्तलिफ मराहल से होता हुआ ईद से पहले लॉकडाउन अमलन ख़त्म कर दिया गया था और अब मुख्तलिफ सूबों की जानिब से दरख्वास्त तो की जा रही है। पंजाब की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि लॉकडाउन सख्त किया जाए, लॉकडाउन दोबारा से नाफिजुल अमल किया जाए, लेकिन अब देखना है कि क्या लॉकडाउन होता है या नहीं होता। पहले भी लॉकडाउन के हवाले से जितनी पॉलिसीज आई थी वो अवाम के ताउन से मशरूत थी, लेकिन हमने देखा कि अवाम ताउन तो नहीं कर रही है, लेकिन कोरोना केसेस फैल रहे हैं। अब जो तादाद है वो 68,000 से तजावुज करती नजर आ रही है। कल केसेस 66,000 थे, आज 68,000 का फिगर आ रहा है। अमवात 1443 हो गई हैं। परसों एक रोज पहले 57 एक दिन में रिकॉर्ड अमवात हुई थी और कल 78 यानी कि 78 का फिगर सामने आया कि एक दिन में रिकॉर्ड अमवात हुई हैं। बहुत सारे सवालात इस हवाले से जन्म ले रहे हैं कि इंटरनेशनली ये किस तरह से फैल रहा है, पाकिस्तान में क्या मैयर्स लिए जा रहे हैं और वो ममालिक जो इब्तदा में इस पर काबू पाने में कामयाब हो गए थे, अब ये फिर से दोबारा आगे बढ़ रहा है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ मुल्क में अंदरूनी तौर पर कोरोना के अलावा और भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं। नवाज शरीफ की पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उस हवाले से बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, मरियम नवाज ने वो पिक्चर पोस्ट की थी, उसके बाद शहबाज गिल साहब ने उसका जवाब दिया, फवाद चौधरी साहब ने जवाब दिया कि अगर वो तंदुरुस्त हैं तो वापस आकर अदालतों का सामना करें और एक नई बहस शुरू हो गई। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो कंट्रोल लाइन पर भारत खिलाफ वर्जी कर रहा है और दोबारा से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्लान किया जा रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है, इस पर भी बात होगी और बहुत सारी खबरें ज़ेर बहस आएंगी। सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी अहमद सगीर साहब स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब, सबसे पहले तो कोरोना जो चल रहा है इस हवाले से ही बात कर लेते हैं। मेन चीज़ जो एक मिथ है, लोग इसको सीरियसली ले नहीं रहे, क्या वजह है? देखिए, पहले तो सच्ची बात है कि बहुत सारी इसके बारे में जो स्पेकुलेशंस थी, रूमर्स थी, समटाइम हम भी देखते थे कि मे बी कि यार ये बात ऐसे ही हो जैसी कही जा रही है कि नहीं जी, पता नहीं कोरोना जो है वो उतना नहीं है जितना उसके बारे में जो है वो मीडिया में हाइप है। लेकिन अब ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द लोग जो है वो कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं। हम लोग इसके डायरेक्ट इफेक्टिव अगर नहीं भी हैं तो हमारे जानने वाला कोई ना कोई उसमें से जो है वो पता चलता है कि वो उसमें उसको कोरोना हो गया या उसके किसी जानने वाले को कोरोना हो गया या उसके जानने वाले के जानने वाले को कोरोना हो गया। सिर्फ अब जर्नलिस्टों को देखें तो जर्नलिस्टों की एक बड़ी तादाद है, कोई 5000 प्लस लोग हैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी के पूरी दुनिया में जो इससे इफ़ेक्ट हुए हैं कोरोना से। आप इस्लामाबाद का, कल मैं आने से पहले मैंने कल का डेटा मैंने रात लिया, आप यकीन करें कि कल जो है कल की डेट में 7 नए पेशेंट जो है ना वो इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल, और ये सिर्फ पिम्स के हैं। ये अभी बाकी रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स अलग हैं, इस्लामाबाद के अलग हैं। सो पिम्स का डाटा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें 7 नए एडमिशन जो हैं वो कल हुए हैं। अच्छा, कल की डेट में जो डिस्चार्ज हुए हैं वो 2 हैं। अब 2 और 7 का फिगर चल रहा है, 7 आ गए हैं, 2 गए हैं, लेकिन जो मौजूद हैं वो कितने हैं? जो यहाँ पे वो 42 है, यानी 42 पेशेंट इस वक्त जो है वो एडमिट है यहाँ पे। अच्छा, 3 जो है वो वेंटिलेटर पर हैं, जिसमें रफाकत है, एक खालदा है और एक शादराज है। और वेंटिलेटर पर वो जाता है जो बहुत सीवियर होता है। और हमारे यहाँ अक्सर देखा गया कि जो वेंटिलेटर पर जाता है आता कम ही है, मुश्किल, ठीक है, मुश्किल है, यानी ये क्रिटिकल है। फिर आप ये देखें कि कल की डेट में जो वार्ड में शिफ्ट हुए हैं वो सिर्फ 2 लोग हैं और टोटल नंबर ऑफ, मैंने आपको बताया कि 42 जो हैं वो एडमिटेड हैं और कल की डेट में 6 अमवात हुई हैं पिम्स में। अब मुझे बताइए कि इतने बड़े लेवल पे ये एक अस्पताल का डाटा है, 42 लोग वहाँ पे एडमिटेड हैं, 6 मर चुके हैं, 7 नए ऐड हो गए हैं। अब बाकी अस्पतालों को अगर आप इसी तरह से आप उठाएं तो आप परेशान हो जाएंगे कि किस तरफ जा रहा है ये हमारे यहाँ जो है कोरोना। और कोरोना अब आपके कंट्रोल में नहीं रहा उस तरह से। उसकी वजह ये कि इसकी स्प्रेडिंग और शेडिंग इसकी जो है ना वो बड़ी तेज हो रही है। अब इसको कैसे, इसको देखिए, इसको रोकना है तो हमने खुद रोकना है। आप ये देखें कि अब जरा, आपने अभी इंटरनेशनल उसकी बात की कि इंटरनेशनली
अगर हमें इसके जो जो ट्रेंड्स जो नज़र आते हैं उसको अगर फॉलो किया जाए तो आने वाले उसमें वक्त में पाकिस्तान में इसका ग्राफ ग्रेजुअली यूं जा रहा है और अब यूं जाना हाँ, शुरू हो अब गया। ये यूं यूं और इसने ये जिस तरह से जा रहा है अगर इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये अगले महीने में ये मल्टीप्लाई होता हुआ ये हज़ारों तक पहुंच सकता है या कम से कम जो है ये 800 900 अभी हज़ार। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, पहले जो हमारे यहाँ 10,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे वो 57 दिनों में थे, और अब जो 10,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो 5 दिनों में हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, हमने टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज की है। सो उससे जो है वो नंबर ऑफ पेशेंट और नंबर ऑफ केसेस हमारे पास जो एग्जैक्ट डेटा है वो ज़्यादा आने लग गया है। अच्छा, दूसरा इसमें जो रिपोर्टेड केसेस जिन्होंने खुद रब्ता किया है वो कम है, बट क्रिटिकल केसेस जो हैं वो आप ये देखें कि मैं कई दिन से वर्ल्डोमीटर पे देख रहा हूँ कि हमारे 111 जो है वो 111 का फिगर एक चलता है कि 100+ जो है हमारे पास वो क्रिटिकल चल रहे हैं। अच्छा, ये जो 100+ हैं ये क्रिटिकल अगर इसी तरह से चलते रहे कि ऐड हो रहे हैं निकल रहे हैं ऐड हो रहे हैं कुछ 100 120 130, तो ये अगर इतने लोग मरने लग गए तो मुझे बताइए कि फिर ये किस तरफ जाएगी बात। और अभी तक लोग जो है इसको संजीदा नहीं ले रहे। उसको संजीदा बात कर दी है उन्होंने कल के जी हम मास्क जो है वो पहनना लाजमी है, और आपके कहने से लोग मास्क पहनना शुरू कर देंगे। आपने तो बहुत सारे कानून यहाँ पे बनाए हुए हैं, यहाँ पे कानून एक मौजूद है कि आप जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नहीं पी सकते, फिर भी लोग जो है वो सिगरेट पी रहे हैं। आपने वो बनाया हुआ कि जी आपने मुख्तलिफ दफातर के अंदर जो है वो हैरेसमेंट नहीं होगी ख्वातीन के साथ, फिर भी आप ज़रा हैरेसमेंट के केसेस उठा के देख लें, वो आपके पास जो है वो बेतहाशा आपको नजर, बल्कि कानून मौजूद है लेकिन एक्शन उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। नतीजा ये है कि आपके पास जो है नंबर ऑफ केसेस जो है वो चीज़ों के बढ़ते चले जा रहे हैं हर इशू में। इसमें भी जो है आप कहें कि जनाब जो मास्क नहीं पहनेगा उसको आप जो है वो उसको पनिश करें, उसको सजा दें। एक दफ़ा वार्न किया, 2 दफ़ा वार्न किया, तीसरी दफ़ा उठा के आप उसको उसमें थाने में बंद कर दें, चौथी दफ़ा जेल में भेज दें, 5वीं दफ़ा उसको जो है वो उसको जुर्माना भी साथ में करें, तो उससे जो है वो ठीक होगा। जब आप ये नहीं करेंगे तो फिर यही है कि जी लोग उन्होंने कहा यार किसने पूछना है, इधर तो कोई पूछता नहीं, बस वो कह देते हैं ठीक है। शायद इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप उसके ऊपर हमें कोई प्रैक्टिकल होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो फिर इट मीन्स के समथिंग इज फिशी। अच्छा, पॉलिसीज को मजीद सख्त करने की जरूरत है, कवानीन को सख्त करने की जरूरत है। दीगर ममालिक न्यूजीलैंड की जैसे हम पहले बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा काबू पाया इस पे और बेहतर तरीके से पाया नहीं। वहां पर क्या मेजर्स हैं और यहाँ पर क्या मेजर्स हैं, और जो दूसरे ममालिक कहीं ना कहीं काबू पाने में कामयाब हुए हैं वहां के मेजर्स और यहाँ के मेजर्स में फर्क क्या है? लॉकडाउन तो वो भी कर रहे हैं। देखिए प्यूटन ने पता क्या कहा, उसने कहा या 15 दिन के लिए घर बैठे या 6 महीने के लिए जेल में जाएं, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा जनाब हम 15 दिन के लिए घर में बैठेंगे। आल्दो वहां पे जो है वो केसेस बढ़े हैं, ये नहीं कि इस ये करने से कोई केसेस रुके हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने कानून का निफाज तो किया ना। अब आप देखें न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड में लोगों ने रोका है, उन्होंने साबित किया कि जो है मेडिकली नहीं, हम अपनी एहतियात से इस कोरोना को खत्म करेंगे, और उन्होंने खत्म किया। मेडिकली तो अभी इसका इलाज आ ही नहीं रहा है, नहीं इलाज ही नहीं है ना। इसको अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो इंसान खुद है। और वो कैसे खत्म कर सकता है? वो सिर्फ एहतियात से खत्म कर सकता है, और एहतियात पाकिस्तान के अंदर आप भूल जाएं कि कोई एहतियात तो फिर लॉकडाउन इसका वाहिद हल है। लॉकडाउन में अब लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ था? अब बताए ना, आपने जितनी स्प्रेडिंग करनी थी कर दी। ये लॉकडाउन तो जो जिनके प्रेशर में आके उन्होंने, फिर रियासती इस तरह से प्रेशर में आ जाती है, एक दुकानदार खड़ेगा, कोई भी उठ के कहेगा कि आप लॉकडाउन खत्म कर दें, और आप लॉकडाउन खत्म कर देंगे। कोई भी आके ग्रुप आपको कहेगा कि लॉकडाउन, और भाई आप रियासत है, आप स्टेट हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप वुज़रा हैं, आप कहें कि खबरदार मैं प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी है, कल से कोई जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, और जो निकलेगा वो अंदर जाएगा। ठीक है, आपको इतने सख्त फैसले लेने चाहिए, इसलिए कि आप बाप हैं इस मुल्क के, अब बड़े हैं। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दुनिया में किया है जिन मुल्कों ने, जिन्होंने आके उसको सख्ती की है थोड़ी सी, उन्होंने रिजल्ट्स भी उठाए हैं। आपको सख्ती, या आप उसके, जब आपने लॉकडाउन किया था तो लॉकडाउन से पहले आप एसओपीज बनाते, जो कि आपने बना लिए, लेकिन एसओपीज पे हमें अमल होता हुआ नजर नहीं आया। आपको चाहिए था दोबारा लॉकडाउन कर देते कि नहीं, आपने चूंकि अमल नहीं किया लिहाजा अब नो मोर मर्सी, अब आपके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी।
अच्छा, फिर क्या यही वजह है, अभी हम बात पहले भी कर रहे हैं इस पर, कि पहले डॉक्टर्स डेली बेसिस पे कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे थे इसकी संजीदगी के हवाले से आगाह कर, अब डॉक्टर्स उस तरह से फ्रंट लाइन पर नहीं आ रहे, शायद वो भी इसी वजह से डिसअपॉइंट हो गए हैं कि जी हुकूमत तो कॉपरेट ही नहीं कर रही, हम जो बात कर रहे हैं उसको माना नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा, लोग भी तावन नहीं कर रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब उस तरह से कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं हो रही। देखिए डॉक्टर्स तो खुद आपको पता है ना, कल के उसके अंदर जो है वो 4 वो हैं, नर्सें हैं, कुछ और पैरामेडिक स्टाफ मिला के अच्छी खासी तादाद बन जाती है। ये जो 78 लोग हैं इनके अंदर, अब डॉक्टर खुद मर रहे हैं बेचारे, वो खुद अपनी जानें दे रहे हैं। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है? एक तो ऑप्शन ये है कि वो इसी तरह मरते रहें, दूसरी ऑप्शन ये है कि वो हाथ खड़े कर दें, घर बैठ जाएं खुद भी। लेकिन वो बेचारे नहीं कर रहे, वो इस फ्रंट लाइन पे आके जो है वो सर्व कर रहे हैं नेशन को। तो खुदारा कुछ हम लोगों को चाहिए, आम लोगों को चाहिए कि यही थोड़ी सी एहतियात कर लें। एहतियात नहीं करने लोग तो ये भी आप देखें कि वो कहते हैं कि यार कोरोना जो है वो पता नहीं गला मणिया नहीं जी, हमने तो आज तक कोरोना का पेशेंट नहीं देखा। ओ भाई, कोरोना का पेशेंट आप क्यों कहते हैं कि मैंने कोरोना का पेशेंट नहीं देखा? या आप कोरोना एक्सपीरियंस करके ही आप कोरोना को मानेंगे? क्या सब झूठ बोल रहे हैं? ये कहते हैं कि मीडिया का पता नहीं कोई एजेंडा है। हमारा क्या एजेंडा है? हम हर शोज में बेसिकली तो इसी को डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए, ताकि लोग इसको समझ सके। जैसे टेस्टिंग कैपेसिटी की अभी आप बात कर रहे थे, हमारे यहाँ टारगेटेड टेस्टिंग हो रही थी, क्या अभी भी टारगेटेड हो रही है? रैंडमाइज टेस्टिंग की तरफ हम आए हैं, और अगर रैंडमाइज की तरफ आए तो उस वजह से केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए अभी रैंडम उस तरह से तो नहीं की, अभी तो टारगेटेड ही है। जो स्मार्ट लॉकडाउन जिसकी बात की थी, स्मार्ट लॉकडाउन तो नज़र नहीं आया, लेकिन हमें स्मार्ट टेस्टिंग होती हुई नज़र आई है। मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके वो चेक करते हैं, और फिर जहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे वो ज़्यादा चेक करते हैं। ये है जिससे केसेस इंक्रीज़ हुए। दूसरे लोग जो खुद भी जो हैं वो जाते हैं। मसलन है कि कल मेरी 1-2 लेबॉर्ट्रीज़ में मैंने चेक किया तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास काफ़ी लोग खुद से आए हैं और हमने उनको जो है वो टेस्ट करवाने के लिए। अच्छा, बट ये है कि जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं कि समटाइम जो है वो एक ही शख्स जो है वो एक जगह से लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाता है तो वो पॉजिटिव आता है, दूसरी जगह से करवाता है तो वो नेगेटिव आता है। मार्जिन ऑफ एरर आ रहा है जी, ये मार्जिन ऑफ एरर आ रहा है। अच्छा, अब जो किट्स देने वाले हैं, पता नहीं शायद उनका एजेंडा यही है कि हर किसी का जो है वो उसको पॉजिटिव कर दो, या शायद हर किसी को जो है वो उस तरह से वो कर दो। अब आई डोंट नो, क्योंकि किट हमने नहीं बनाई, किट पाकिस्तान नहीं बनाता, किट हम बाहर से मंगवाते हैं। हमारे पास जो है वो उस तरह का वो नहीं है। और पीसीआर के अंदर देखें, इसमें एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। ये जो वायरस है, वायरस की एक कंस्ट्रक्शन है। इसकी ऊपर वाली एक सतह है जहाँ पे लॉकेंट की बनी हुई, उसके अंदर वो है तहें, और फिर आखिर में इसके अंदर प्रोटीन्स हैं जो आपके। अब जब लॉकेंट की हो जाती है, जब वायरस जाके एक जगह पे वो हो जाता है, तो फिर वो मल्टीप्लाई होता है मजीद वायरस के अंदर। अब जब इंसान का अपना मुदाफ़ियती निज़ाम जो है वो एक्टिवेट होता है और वो आके उससे लड़ता है और उसको मार देता है और उसको छोटे छोटे पीसेज में तकसीम कर देता है, उसको जो आरएनए है। और वो जो आरएनए है वो बॉडी के अंदर ही मौजूद होता है, बट पीसेज में होता है। अब जब हम ये टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने से वो जो पीसीआर टेस्ट है स्पेशली, उसमें वो आरएनए जो है उसका पीसेस शो करता है, तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है। आल्दो आपको सिम्टम्स नहीं होते, आप बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन ये कि पॉजिटिव आप आ रहे होते हैं। अब इसका जो फिर अब इसको किस तरह से वो करना है, इसको मतलब इसका क्या हल निकालना है, ये अभी तक कम से कम हमें यहाँ पे नहीं पता, शायद दुनिया अच्छा, में ये जो मार्जिन ऑफ एरर आ रहा है, हमारे सामने कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेस्ट करवाया, उसके बाद वो पॉजिटिव थे, लेकिन दोबारा टेस्ट करवाया तो नेगेटिव आ गया। ये जो एक परसेप्शन प्रिवेल कर गई है सोसाइटी में, जी ये कुछ भी नहीं है, या जितनी हम बात हो रही है इनमें से कुछ कोरोना की हैं, कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में अब ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि पहले जो और बीमारी के लोग जाते थे वो उस तरह से सामने आ नहीं रही। कोई शुगर का पेशेंट था, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट था, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट था। क्या ये मार्जिन ऑफ एरर आने की वजह से लोगों में ये परसेप्शन प्रिवेल कर रही है और लोगों में थोड़ा सा संजीदगी नहीं है कि ऐसा कुछ है नहीं है? हो सकता है इसमें देखिए वायरस जो है ना वो बिहेव कर रहा है। आपने ज़रा कुछ अर्सा पहले इटली के डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट शाया की है वहाँ की, वो बड़ी एक ऐसी थी जिसको पढ़ के जो है बंदे की अजीब सी, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो है वायरस जो है, हमने कहते कि जो उन्होंने पोस्टमार्टम्स किए मरने वालों के, तो उन्होंने देखा कि उनके ब्लड जो है वो थिक हो चुके हैं। तो उनका ख्याल था, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, उन्होंने कहा कि ये जो वायरस है ये जाके जो ब्लड है उसको थिन से थिक कर देता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है, और वो जो क्लॉटिंग है वो या ब्रेन में चली जाती है, ब्रेन हेमरेज होता है, या वो जाती है आपके फेफड़ों के अंदर,
क्लॉटिंग हो जाती है या समटाइम हार्ट जो है वो पंप उसकी पंपिंग उसकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सो इस वजह से उन्होंने बताया कि जी हमारे यहाँ जो अमवात हुई हैं उसकी रीजंस ये हैं। अच्छा, क्लॉटिंग एक सामने नहीं आ गई। अब एक और इसमें नई चीज़ जो है वो सामने आ रही है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, वो ये है कि जो आप बॉडी के अंदर जो पहले से जो आपकी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को ये जाके उठाता है। मसलन कि एक बंदा पहले से हार्ट पेशेंट है, एक बंदा पहले से शुगर का पेशेंट है, एक बंदा पहले से जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो ये क्या करता है, ये आपकी इम्यूनिटी को जैसे जैसे वीक होती चली जाती है वो बीमारियां आप पे हावी होती चली जाती हैं और आप उस बीमारी से मरते हैं। तो लोग यही समझते हैं कि नहीं ये तो ब्लड प्रेशर का मरीज था यार, ये तो ब्लड प्रेशर से मरा है। ओ भाई, उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई थी, इस वायरस ने उसके अंदर जाके ऐसी उसके अंदर चेंजेस लेके आया है उसकी बॉडी के अंदर कि उसको जो है उसने इजीली टारगेट कर लिया, उसने उसको इजीली उस टारगेट बंदे कर को, दिया। हाँ। सो ये वायरस का बिहेवियर है जो डिफरेंट है बॉडी टू बॉडी जो है, और कंट्री टू कंट्री और प्लेस टू और प्लेस जो है इसी वो वजह different से है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि जो थोड़े से उम्र रसीदा लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा है वो डेफिनेटली किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उतना स्ट्रांग नहीं होता, इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए उनको जल्दी टारगेट कर लेता है। अच्छा, जो हमारे देहात में लोग रहते हैं, ये अमूमन तासुर है कि देहात में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा सख्त जान होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। शहर के लोग उतने सख्त जान नहीं होते, शायद कोई डाइट प्लान डिफरेंट होता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग रखें, कुव्वत मुदाफ़त को रखें, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि जो लोग देहातों में उनको भी टारगेट कर रहा है, जिन लोगों का कुव्वत मुदाफ़त स्ट्रांग था उनको भी टारगेट कर रहा है, और ख़ासतौर पर अब जवान लोग भी इसमें आ रहे हैं। देखिए, एक तो ये कि इसमें ये जो मिथ थी, परसेप्शंस दो थी हमारे यहाँ। एक तो ये कि गर्मी पड़ेगी वायरस मर जाएगा, गर्मी पड़ रही है वायरस नहीं मरा, सो ये मिथ ख़त्म हो गई। दूसरी मिथ थी कि ये एक ख़ास एज ग्रुप जो है जो 60+ लोग हैं उनको हिट करता है और उनको उनकी जान लेता है, वो भी हमारे यहाँ जो है वो ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ जो है वो एज ग्रुप, अभी आप देख लें, कल एक फ़ीमेल डॉक्टर जो है वो बिल्कुल यंग लड़की थी। अच्छा, इससे गिलगित वाला वो यंग लड़का था। देयर आर सो मेनी गिलगित वाले डॉक्टर सबसे पहले थे, ठीक है पहला ना, डॉक्टर था। तो देयर आर सो मेनी अदर केसेस के जिसके अंदर जो है वो यंग लोग जो है वो इसकी भेंट चढ़े हैं। तो ये मिथ भी जो है ये भी टूट गई। फिर उसके बाद एक और मिथ थी कि जी शायद ये जो है ये इतना लीथल नहीं है, इसके नतीजे में इतनी अमवात नहीं होंगी पाकिस्तान के अंदर, और ये जो है ये माइल्ड होके जो है ये निकल जाएगा। वो भी अभी आप देखें जैसे एक्सपोजर बढ़ा है, जिस तरह से जो इसकी स्प्रेडिंग हो रही है, नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज होने शुरू हो गए, और हमारे डेली बेसिस पे जो है वो 50+ का फिगर, वो अब देखिए 57 और 78, यानी इसके अंदर जो है एक बड़ी तादाद यकदम एक दिन में ऐड हुई है। अब अगले दिन इसको डबल कर लें आप, यानी आज ये डबल होनी चाहिए। अच्छा, अब इसको और आप फिर इसी तरह मल्टीप्लाई करते चले जाएं, तो सोचें कि वो डबल से जब आप वो 4 टाइम बढ़ेगी और फिर उससे आगे जाएगी, तो ये किस तरह से इसका ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा। तो अब इसको इसके बारे में कोई हतमी आप नहीं कायम कर सकते। अभी ईरान ने जो कहा है, ईरान ने कहा कि ये जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत है, उसके अंदर जाके जो है ये ऐसी एक्टिविटी और ऐसा बैक्टीरिया बना देता है कि जिसकी वजह से आपकी अमवात हो जाती है। बल्कि उनकी एक नई रिसर्च आई है, उन्होंने अब इस पर रिसर्च हो रही है, मुख्तलिफ वायरोलॉजिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं। इसके ऊपर अभी टाइम लगेगा। इसका बिहेवियर, मैंने अर्ज किया ना कि ये बिहेवियर नहीं समझ आ रही है इस वायरस का। मतलब अखज़ ये है कि जब तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं होता, वैक्सीन दरियाफ्त नहीं होती, वाहिद अल एहतियात है और डिस्टेंसिंग है। अच्छा, अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करें, हमारा हेल्थ सिस्टम तो पहले ही बड़ा कमज़ोर है। हमारे हेल्थ सिस्टम के बजट, हेल्थ का जो बजट होता है उस पर भी हम बहुत सारी बातें करते हैं कि बजट, हम डिस्कशन करते हैं कि बजट उस तरह से मुख्तस नहीं होता, बहुत कम हिस्सा दिया जाता है हेल्थ को। हमारा हेल्थ सिस्टम तो पहले ही बड़ा मतलब कमज़ोर था, उसमें दमखम नहीं था, तो अब तो इसके बाद हम और कमज़ोर हो जाएंगे। देखिए, आप ज़रा उठा के देखें आपके मुल्क में कितने जच्चा बच्चा मर जाते हैं। आप ज़रा उठा के देखें कि आपके मुल्क के अंदर कितने जो है वो दीगर अमराज से जो है वो मरते हैं लोग, एक लंबी तादाद है। आप देखें कि आपके मुल्क के अंदर कितने घोस्ट हॉस्पिटल्स हैं, यानी छोटे छोटे इलाकों में हस्पताल बने हुए हैं, पर वहाँ पे जाते हैं कोई नहीं। DHQ लेवल पे, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लेवल पे या तहसील हेडक्वार्टर लेवल पे जो है। फिर आप ये देखें कि आपके यहाँ बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट्स के अंदर जो है आपको डॉक्टर नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। अच्छा, छोटे इलाकों में डॉक्टर्स जाने के लिए तैयार नहीं होते, सरकारी डॉक्टर जो है। उसकी वजह ये है कि वो घर से दूर नहीं जाते, वो कहते जी हमें हमारे घर के नज़दीक और वहाँ पे भी हमें ही नौकरी मिले। फिर आप देखें कि आपके अंदर डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, वहाँ पे जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। अच्छा, जो आपका जो पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पैराफर्नीलिया है, जिसके ऊपर, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती है आपकी हेल्थ,
और जिसको लेके चलना है हेल्थ ने, वो सारे का सारा शिवरिंग है, कांप रहा है पहले से। और ये बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि हेल्थ का, अपनी जैसे आपने बजट, एजुकेशन और हेल्थ हमने कभी भी इसको प्रायोरिटी नहीं दी। हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमने कभी प्रायोरिटी नहीं दी। अब आपको पता है 55 to 57 बिलियन US डॉलर जो है अमेरिका खर्च कर रहा है R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और इतना ही जो है चाइना ने डाल दिया हुआ है अपने मुल्क के अंदर। हमने कितना डाला है? आपके मुल्क में 2 बिलियन है, 2 बिलियन रुपीस, और वो भी यूनिवर्सिटीज़ ने मुख्तस किया हुआ है, और इन्होंने इस दफ़ा जो है HEC ने वो भी ख़त्म कर दिया है। सो हमने ना हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ना हम अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं, ना अपनी एजुकेशन को हम अपने उसको इम्प्रूव करने के लिए तैयार है। तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो हो रहा है यहाँ पे कि केसेस होंगे, नंबर ऑफ, वो कहाँ गए वो जो साफ फरमाते थे कि मेरे पास इलाज है और मैं जो है वो लूँगा इंसानों का वो वाला प्लाज्मा और फिर मैं उनसे ठीक कर दूंगा। लोग ठीक भी हो रहे हैं। आप ज़रा उठा के देखें, नंबर ऑफ केसेज जो है हज़ारों में लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं। आप प्लाज्मा किससे लेना है? आपने ब्लड से ही लेना है ना। बंदा ठीक हो जाता है, आपने उसका खून लेना है थोड़ा सा, आप वो भी जो है अस्पतालों से निकल रहे हैं ना ठीक होके, तो खून किसने लेना है? उसी हॉस्पिटल ने लेना है। और अब आप ही नहीं करना है ना सब कुछ, हमने तो नहीं करना। अच्छा, ये केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात का नंबर ऊपर जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? जब लॉकडाउन किया गया था, जितनी पॉलिसीज लाई गई, इमरान खान साहब भी ये बात कर रहे थे, वज़रा भी ये बात कर रहे थे, मुआवने खुसूसी राय सेहत भी ये बात कर रहे थे कि ये सारी पॉलिसीज अवाम के ताउन से मशरूत हैं। अवाम तो ताउन नहीं कर रही। उसके बाद अवाम की तरफ से ये कह दिया जाता है जी स्टेट की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी आप हुकूमत पर समझते आयद होती है, या दोनों पैरेलल चल रहे हैं, अवाम भी बराबर के उसमें शरीक हैं और हुकूमत भी बराबर की शरीक? देखिए, इसमें 2 चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये थी कि कोई भी, ना वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थी। चूँकि ये एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक ऐसा वो था, ढोल था कि जिसको जो भी गले में डालता और जो भी बजाता, उसने अल्टीमेटली उसके लिए मुसीबत बन जानी थी। यानी आपको याद होगा कि लॉकडाउन करना है कि नहीं करना, डरते थे कि अगर करवा दिया तो इकॉनमी बैठ जाएगी, और अगर ना करवाया तो लॉकडाउन से पहले भी इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी तो नहीं जा रही थी। बहुत अच्छी तो नहीं जा रही थी ना। तो जो मरी जिस तरह की इकॉनमी थी, दमखम नहीं था उसमें, जो है ठीक है, उसमें दमखम तो इतना नहीं था। तो इसलिए इस डर की वजह से इकॉनमी का डर, और ऊपर से जो है वो कोरोना का डर, तो कोरोना का डर हावी आ गया। उन्होंने कहा नहीं जी, 1-2 लॉकडाउन कर देते हैं। अब लॉकडाउन खोलने के लिए फिर जो है किसी में भी जरूरत नहीं थी कि क्या करें, फिर एक दूसरे पे डालते थे। वो कहते थे जी कि वफाक बताएगा, वो कहते थे नहीं जी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। फिर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आ गई, उन्होंने कहा नहीं जी खत्म करें इसके अंदर। दोनों खुश हो गए, चलो शुक्र है हमारी जान छूट गई, किसी ने तो फैसला कर दिया। किसी ने फैसला कर दिया। अच्छा, अब क्या है? अब नंबर ऑफ केसेस, अब आप क्या सुप्रीम कोर्ट को पकड़ेंगे? अब किसको पकड़ेंगे ना? अगर कोई तो जिम्मेदारी अब किसी के ऊपर तो आपने डाली है ना, कि जिसके नतीजे में जो है ये नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुए हैं, और जिसके नतीजे में मोर्टेलिटी रेट जो है वो आपका हाई हो रहा है। देखिए, बात यह है कि मुल्क और रियासतें ऐसे नहीं चला करती। रियासत फैसले करती है और फैसले पे अमल दरामद करवाती है। लोग कहीं पे भी किसी भी मुल्क के नहीं मानते, अमेरिका में नहीं मानते, अब यूरोप के अंदर जो है वो लोग जो है वो नहीं मानते, वो सड़कों पे निकल आते हैं। लेकिन वहां की रियासतें भी जो है जब वो अमल दरामद कराने पे आती हैं, तो फिर वो इस हवाले से एक नेशनल पॉलिसी बनती है जिसमें सूबे और वफाक एक पेज पर होती है, वफाक की तरफ से पॉलिसी दे दी जाती है। हमेशा एक पेज पे रहे, जब बैठते हैं और उठ के आते हैं तो ये एक ही पेज पे होते हैं, उसके बाद इनके पेजेस से डिफरेंट हो जाते हैं ना, क्योंकि फिर सियासत शुरू कर देते हैं उसके ऊपर, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। कोई भी ये नहीं सोचता कि यार इसके नतीजे में जो लोग मरेंगे उनका क्या बनेगा। मुझे बताइए, बड़ी खामोशी से कह देते हैं। इन्होंने पता क्या था, इन्होंने सोचा ये कि हर्ड कम्युनिटी जो है ना उसको डेवलप होने देते हैं। अब ये एक वो है, आप स्पेशली ये जो पोल्ट्री हमारी की सनत है, उसमें उसी से ये चीज़ एक मुस्तार ली गई है कि वो क्या करते हैं कि वहाँ पे जब जो चूज़े हैं उनमें जब वो आ जाता है, वायरस आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो जो दूसरे चूज़े हैं उनको उठा के जो बीमार चूज़े हैं या जिनमें वो वायरस मौजूद होता है, नॉर्मल चूज़ों में भी डाल देते हैं ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी बन जाए, जिन्होंने मरना मर जाए। या बड़े जानवरों के अंदर भी होता है कि जानवर ला के जो है अगर किसी में वायरस है तो वो उसमें डाल देते हैं जिनमें वायरस नहीं होता, तंदुरुस्त जो, ठीक है, तंदुरुस्त जो होते हैं। और फिर ये होता है कि उनमें इम्यूनिटी बन जाती है। फिर जब बीमारी आती है तो वो उनमें इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है और वो उसके बीमारी से जो है वो लड़ लेते हैं, लिहाजा सर्वाइव कर जाते हैं। अब ये है कि इनका ख्याल था कि हम
इनको जब मिक्सअप करेंगे तो इससे एक हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी में आपको पता है कि लोग मरते हैं। अब जिसका मर गया है, जिसका बाप मर गया है, जिसका भाई मर गया है, जिसकी माँ मर गई है, या जिसका बच्चा मर गया है, या जिसका कोई अजीज मर गया, क्या उसको वो वापस मिल जाएगा? आपने तो हर्ड इम्यूनिटी बनवा ली। आपने कहा ठीक है जी 22 करोड़ है, अगर 2-4 लाख 5 लाख मर भी गया तो खैर है। अब 2-4-5 लाख लोग यार एक नंबर है। वो खुद ये बात करते नजर आ रहे थे कि 22 करोड़ अवाम को बचाने के लिए अगर कुछ लाख मर जाएंगे तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं अच्छा, पड़ता। कोरोना जब आया उसके बाद से हमने देखा 18वीं तरमीम की भी बात होती रही, एहतसाब की भी बात होती रही, तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो गई, PI तारा हादसा हुआ उसके बाद उसकी रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है पब्लिक हो गई। पहले हम ही ये बात यहाँ पर कर रहे थे टॉक शोज में बैठ के कि इज दिस अ राइट टाइम टू डिस्कस ऑन दिस, कि 18वीं तरमीम पर बात करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर बात करनी चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अटेंशन डाइवर्ट होती जा रही है हुकूमत की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खबरों में भी कोरोना नीचे जा रहा है, हेडलाइंस में। मकबूजा कश्मीर का जब मामला वर्स्ट हुआ था, जब आर्टिकल 370 लगा था, तब मकबूजा कश्मीर बहुत ऊपर था। हुकूमत की तरफ से रोज हर जुमे को कहते थे कि जी स्याह दिन मनाया जाएगा, स्याह जुमा होगा। इंटरनेशनल लेवल पर भी तमाम तर चीज़ें की जा रही थी। लेकिन आप समझते प्रायोरिटीज अब बदल रही हैं, थोड़ा सा उस प्रायोरिटी पे नहीं रहा कोरोना हुकूमत की तरफ से। जी हाँ, हुकूमत खैर प्रायोरिटी पे तो है, प्रायोरिटी पे तो अटेंशन डाइवर्ट हो गई है। अटेंशन। अब चूंकि देखें बात यह है कि पॉलिटिकली भी साथ साथ चीज़ें आपकी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कल की तस्वीर ही देख लें, जिसने जो है वो छाई रही मीडिया के ऊपर, उसी के ऊपर बात हो रही थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स उस पर हुए, हेडलाइंस उस पर शिफ्ट हो गई। अब चूंकि देखें लोग भी तंग आए हुए हैं, कोरोना 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 सुन सुन के, कह कह के, दिखा दिखा के, बात कर कर के कितना कोरोना जो है वो डिस्कस किया जाए। सो वैरायटी थोड़ी सी, थोड़ा सा वो लाना जो है वो भी प्रोपेगेंडा के अंदर आपको पता है कि समटाइम जो है आपको डाइवर्जन देनी पड़ती है, अदरवाइज ये कि लोग जो है वो तंग आ जाते हैं। लेकिन बात यह है कि कोरोना हमारे यहाँ एक रियलिटी है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन अदर वर्ल्ड एज वेल। सो हम इससे भाग नहीं सकते। और कोरोना के नतीजे में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बन रही है, अब जो जो चूँकि एक इल्ज़ाम तराशी की एक, ठीक है, फजा कायम होती जा रही है, कायम हुई है। एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क के ऊपर जो है वो डाल रहा है, वो कहता है जी आपने किया था, वो कहते हैं नहीं जी आपकी तरफ से आया था। अब ये, और फिर उसके बाद जो है जिस तरह की जो नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो समटाइम लोग सोचते हैं कि जी पता नहीं इसके पीछे भी जो है वो कोई मकसद है, कोई कि जी नंबर ऑफ़ केसेस हम बढ़ाएंगे तो उससे जो है वो केस मजबूत होगा, ताकि ये कि जिसको भी पनिश करना है, या जिसके लिए भी जो है वो सज़ा तैयार करनी है, जिसके लिए भी जो है अगला ताना बाना बुनना है, तो उसके लिए जो है वो पूरी गेम हो जाए। लेकिन इस सारे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी और हमारे लोकल उसके हिसाब से भी जो चीज़ है और जो रियलिटी है वो है कोरोना, और वो है अमवात, और वो है जो नंबर ऑफ़ केसेस, और वो है जो लोग जो हैं जो उसमें से गुजर रहे हैं, और वो जिनके प्यारे उनसे जुदा हो रहे हैं। सो देखना ये है कि क्या लोग जो हैं वो ऐसा ना हो कि कल को जो है वो लोग लाशें रख के दफनाने की बजाय जो है वो सड़कें बंद करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में एक रवायत ये भी है, बिल्कुल ठीक है। तो उस चीज़ से भी जो है इनको थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए और डरना चाहिए कि लोग जो है सड़कों पे निकल आए और लोगों ने इनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी शुरू कर दी कि ये मरी आपकी वजह से रहा है, या वो। अब आप देखें कि इसके अंदर जो है एक डर्टी गेम जो खेली जा रही है वो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से। अब वहाँ पे वो कोरोना होता है या नहीं होता, आप जाके वहाँ पे टेस्ट कराते हैं या दाखिल हो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ नहीं कोरोना है, और फिर उसके बाद जो आपको बिलिंग का जो सिलसिला शुरू हो जाता है वो पता चलता है आपका लाखों रुपए आपका लग गया प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल के मतलब ये है कि जी वो आपकी निगहदाश्त वहाँ पे ठीक नहीं होती, वहाँ पे शायद जो है वो आपको उस तरह से वो एंटरटेन नहीं किया जाता, ट्रीट नहीं किया जाता। नतीजा ये है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो लेके बैठे हुए वो उठा के जो है वो खाल उतारते हैं उनकी। अच्छा, अब थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को मैं डाइवर्ट करता हूँ हमारे इकोनॉमी की तरफ और पॉलिटिकल जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। मुआशी तौर पर हम पहले स्ट्रांग नहीं थे, महंगाई की वजह से अवाम रो रहे थे, और तवक्को ये की जा रही थी 2020 के एंड तक महंगाई कम हो जाएगी, हम कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हो गई। उसके बावजूद उस तरह से रिस्पांस नहीं हो सका। हुकूमत के लिए ये साल कितना चैलेंजिंग है, और क्या हुकूमत इन तमाम तर चैलेंजेस पर काबू पा पाएगी, या अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है? देखिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है हुकूमत के लिए। उसकी वजह यह है कि इकॉनमी तो कोई इतनी अच्छी नहीं थी, ना ही कोई इन्होंने कोई उसके अंदर तीर मारे थे कि जी इकॉनमी बहुत हमने बेहतर कर दी है।
अब हुआ ये कि कोरोना आ गया, कोरोना आया तो आपको लॉकडाउन में जाना पड़ा, लॉकडाउन के बाद आपकी इकॉनमी और नोज डाइव पे गई, नीचे गई। लिहाजा अब कम से कम इनके पास एक जवाब बन गया कि जी हम तो इकॉनमी को बहुत अच्छा कर रहे थे, कोरोना ने आगे बढ़ा कर दिया, चलें जी आपको यहाँ पे स्केप मिल गया। दूसरा स्केप इनको जो है पॉलिटिकली, चूँकि कोरोना है तो वो जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो सकती थी इनके खिलाफ जो एक्सपेक्टेड थी, आपको याद होगा मौलाना साहब जो हैं वो फिर पर तोड़ रहे थे, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं वो भी इनके खिलाफ जो है वो एजिटेशन और डेमोन्स्ट्रेशंस की जो है वो प्लान्स बना रही थी। अब वो सारी की सारी घर में बैठ गई, ठीक है, और एक खौफ की फ़िज़ा जो है वो कायम होगी। लोगों ने कहा कि नहीं अभी उस तरह से जो है वो मुजाहरे नहीं करने, उस तरह से सड़कों पे नहीं निकलना। सो पॉलिटिकल इनको माइलेज भी मिली है यहाँ पे, और पॉलिटिकली भी जो है ये भी इनको सपोर्ट एक मिल गई। अच्छा, सो इकोनॉमिक सपोर्ट कि इकॉनमी इनसे नहीं संभली, इसके लिए भी इनके पास जवाब आ गया। सियासत में भी लंबे मज़ीद इनिंग इनको मिल गई या मज़ीद ओवर्स इनको मिल गए, और ओवर भी वो एक मर्जी का वो आके जो है वो ओवर करा रहा है। लिहाजा अब सब कुछ इनकी फेवर में है, इस वक्त तक चीज़ें इनके पास हैं। सो इन्होंने खेलना है, इन्होंने बताना है, इन्होंने करना है। बाकी सारे जो है प्लेयर्स जो है वो बाउंड्री से बाहर यूं करके वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि अब ये क्या करेंगे या ये, बट मैंने देखा है कि ये सिर्फ लूज शॉट्स करा रहे हैं, और लूज शॉट्स के नतीजे में मैं आपको बताऊं कि अभी ना आपकी इकोनॉमी के अंदर सख्त है, ना आपकी सियासत के अंदर इतनी सख्त है कि वो जो है वो किसी भी किस्म का एडवेंचर जो है वो किसी और तरफ से हुआ तो ये उसको हम अफोर्ड करें। लिहाजा इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत समझदारी का और अक्लमंदी का सबूत देना होगा, और हुकूमती लेवल पे कम से कम जो है वो इसको सिर्फ मीटिंग्स की हद तक ना रखें, एक दूसरे पे मलबा ना डालें, या एक दूसरे की तरफ ना देखें कि तुम फैसला लो और मैं देखूं, या मैं वो कहता है जी आप फैसला लें और मैं इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दूं। आप लोग आगे बढ़ें और अपना रोल प्ले करें, क्योंकि किसी और ने रोल प्ले किया तो फिर आप सब के सब पीछे रह जाएंगे। अच्छा, हुक्मरान जमात की सारी सिचुएशन में मकबूलियत में कमी आई है बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक, और हुक्मरान जमात जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो रिपोर्ट्स दी जाती हैं, ये जो उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो उनको सब अच्छा है बताते हैं, और नहीं जी नहीं फिक्र ना करो सब ठीक है, हालात बड़े कंट्रोल में है, लोग हमारे उसी तरह से। और कहाँ गए आपके जो है वो टाइगर फोर्स, जी हम ये कर देंगे, हमने जो है पता नहीं क्या कौन से वो तीर मार देने जी हमने लाके जो है उनके जरिए। कहाँ गए वो आपके राशन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, कहाँ गए वो आपके इतने बड़े बड़े नारे बुलंदो बांग जो आपने लगाए थे कि हम कोरोना को जो है ना पता नहीं कैसे वो कर देंगे। लोग तो मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम सिर्फ जो है वो बातें करने के लिए तो नहीं बैठे हुए ना। ये क्या हमारी सोसाइटी काल में या दीगर ममालिक में भी यही चीज प्रैक्टिस होती है? जब भी गवर्नमेंट की तरफ से या जो लीडरशिप है उसकी तरफ से जब भी कोई एक चीज अनाउंस की जाती है और उसके बाद कोई नया मसला खड़ा हो जाता है, तो वो जो चीजें अनाउंस की जाती हैं वो कागजों में दब जाती हैं और एक नया मसला आ जाता है, लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उसे भूलना शुरू हो जाते हैं। नहीं देखिए, इनकी प्रायोरिटी नहीं है ना। आपकी प्रायोरिटी अगर एक चीज हो तो आती रहें जितनी मर्जी चीजें, भाई आपके लिए, आपके मुल्क, आपके लोग, आपकी मरती हुई अवाम, आपके मसाइल में फंसे हुए लोग जो हैं वो आपका मसला होना चाहिए। आपका मसला बाकी पॉलिटिकल लोग क्या कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। देखिए, आप डिलीवर करेंगे तो आपकी जो डिलीवरी है वो नजर आएगी। और मलबा पिछली हुकूमतों में डाल और के आप सिस्टम को हमें तो सिस्टम ही ऐसा मिला जी, हम क्या करें जी, और इतने दिनों से आप हनीमून पे हैं, कर क्या रहे हैं आप आए हैं, आपने आते ही कहा नहीं जी वो पिछली हुकूमत ने हमें जो है वो इस तरह की मरी हुई और इस तरह की जो है वो पैरालाइज्ड किस्म की जो है वो इकोनॉमी हमें दी है, अब हम इस इकोनॉमी को सीधा करेंगे। ओके, आपने एक साल गुजारा, आपने अगला साल भी जो है वो आपका उसके आ गया जी, हम पहला बजट इसलिए नहीं अच्छा दे सके ना जी कि वो पिछला था, तो हम उस बजट को आगे लेके चल रहे हैं और हमने जो है इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की है। ओके, फिर उसके बाद आपका अगला बजट आ गया, आपने उसमें कौन से तीर मार दिए, अब फिर जो है आप बजट सर पे आया हुआ है, आप कर क्या रहे हैं? आपके पास प्लान ही नहीं है। बजट में अवाम के ऊपर महंगाई का और बम गिरे, मजीद गिरेगा। 800 रुपए के टैक्सेस पर जोर दे रही है, 800 अरब के टैक्सेस का। देखिए, 800 अरब बात यह है कि लोग कहां से देंगे? आपने दुकानें खोल दी हैं और दुकानों के ऊपर खरीदने वाला कोई नहीं बैठा हुआ। जरा दुकानदार से बात करके देखे, स्वाय आपकी सब्जी की दुकान, परचून की दुकान, जो किराने की दुकान है, जो थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक्स, बाकी सारा बिजनेस आपका ठप पड़ा हुआ है, कोई नहीं जा रहा किसी के पास भी।
लोगों के पास परचेजिंग पावर भी एक चीज़ होती है ना। ये शहर चूँकि सरकारी लोगों का शहर है, सरकारी मुलाजमीन इसमें ज़्यादा हैं, तो उनको तनख्वाह मिल जाती है सरकार से। वो जाते हैं महीने के एंड पे जो है वो ग्रॉसरी भी करते हैं, चीज़ें भी खरीदते हैं, वो बाकी वो कर लेते हैं। लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा यहाँ से रावलपिंडी आके देखें और रावलपिंडी से थोड़ा सा साइडों में निकल के देखें तो सर पकड़ के बैठे हुए वो कहते हैं हमने दुकानें खोल ली हैं, इससे बेहतर था कि लॉकडाउन हो जाता। लोगों के पास ग्राहक नहीं आ रहा, परचेजिंग पावर नहीं है। उस दुकानदार पे जब आप डालेंगे मजीद टैक्सेस का बोझ, या उस खरीदने वाले पे जो है हर चीज में, आप सुबह उठें, आप टूथब्रश से लेके वो जो पेस्ट आप करते हैं वो भी आप उसके ऊपर भी जो है आप टैक्स देते हैं। आप जिस साबुन से जो है आप नहाते हैं उसके ऊपर भी आप टैक्स देते हैं। जिस शैम्पू से आप नहाते हैं उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर भी आप टैक्स पे करते हैं। जो जूते पहनते हैं उसके ऊपर भी आप टैक्स पे करते हैं। जिस गाड़ी में आप सफर करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स पे करते हैं। जो पेट्रोल डलवाते हैं उसके ऊपर भी आप टैक्स पे करते हैं। मुझे बताइए, हर चीज पे तो आप टैक्स दे रहे हैं, तो फिर ये कौन सा टैक्स है जो हमसे लेना चाहते हैं? और उसके बावजूद पॉलिसीज बेहतर नहीं हो रही, उसके बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा, अब जो नवाज शरीफ साहब की एक पिक्चर सोशल मीडिया पर आई, मरियम नवाज ने पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि बुज़दिलों की तरह छुपकर तस्वीर क्यों बनाई, तस्वीर का मकसद तजलील था जो उल्टा हो गया। शहबाज गिल साहब ने नीचे फिर उस ट्वीट का जवाब दिया कि साबिक वज़ीर आज़म झूठ बोल कर बाहर गए। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं तस्वीर हमारे निज़ाम को मुँह चढ़ा रही है। निज़ाम, फिर सिस्टम की बात आ गई। हाँ, बात ये है कि क्या कह के गए थे, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का मतलब है कि लामहला वो कह रहे थे कि जी बॉडी की कैफियत हो जाती है कि जिस्म जिसमें खुद अपने ही आपको खाने लग जाता है, कि वो अपने ही प्लेटलेट्स इनकी बॉडी जो है वो खा जाती थी, और नए प्लेटलेट्स जो है वो नहीं बन रहे थे उस वक्त। अच्छा, ये जो था, ये आपको पता है सिर्फ ये कह कौन रही है, किसके डॉक्टर्स कह रहे हैं? डॉक्टर्स किनके थे? हुकूमत के। यास्मीन राशिद साहिबा रिपोर्ट्स लेके बैठी थी। ये रिपोर्ट्स हमें दिखाती थी ना, हमें तो नहीं पता। यही हमें बताती थी कि ये रिपोर्ट्स हैं, ये इसके अंदर जो है ये देखें, ये मियाँ साहब जो है ये इनके ये प्लेटलेट्स जो है ये इतने कम हो गए, ये आज इतने कम हो गए, इतने। लेबॉर्ट्रीज जो है, जिस लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आती थी वो लेबॉर्ट्री भी जो है उसमें भी इन्हीं का चेक एंड बैलेंस था। अपनी एक इन्होंने टीम बनाई थी डॉक्टर्स की। इन्होंने शौकत खानम से भी लाके जो है वो डॉक्टर्स, वो भी उनको भी जो है वो बीच में डाला। उन्होंने कहा जी आप भी ज़रा चेक करें, वो भी चेक किया, फिर भी जो है वो उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा हाँ ये हालत ख़राब है। ओके, अब अगर एक बंदा वहाँ चला गया है और उसको भेजा किसने था? अब मैं तो उनका नाम भी नहीं ले सकता जिन्होंने भेजा था, ठीक है, क्योंकि वो मोजेस हैं, हम कहेंगे तो वो फिर हम पे आपको पता नहीं बड़े मसाइल लग Exactly. ठीक है। अच्छा, भेजने वाले कौन लोग, रिपोर्ट्स उनको प्रोवाइड करने वाले कौन लोग? वो अब बाहर चले गए हैं, तो अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी जो है ये यहाँ पे वैसे की वैसी चल रही है। अब मुझे नहीं पता कि वो ठीक है। अमूमी तौर पे ख्याल किया जाता है कि शायद एक बंदा है, उसको उसी लिबास में होना चाहिए, उसके मुंह पे मास्क लगा होना चाहिए, या उसको ऑक्सीजन हो रही होनी चाहिए, उसके सर के ऊपर भी जो है उसने ख़ास किस्म का ड्रेस पहना हो, उस ड्रेस के अंदर अगर वो आता, दो लोगों ने उसको पकड़ा हुआ होता तो फिर तो ठीक थी, वो तस्वीर बहुत जायज़ थी। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो चहलकदमी के लिए आके चाय पी रहा है और अपनी फैमिली के साथ, और किसी ने तस्वीर उतार के उसको वो कर दिया है, तो ये कोई गलत बात कर दी है उसने, या वो बिल्कुल भी जो है वो सेहतमंद है, शायद उसने झूठ बोला है या पता नहीं क्या कर दिया है। तो अब ये देखिए, ये स्पेकुलेशंस हैं, ये छोटी बातें होती हैं, हम इन छोटी बातों में अभी तक फंसे हुए हैं। और हमारे यहाँ चूँकि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, एक दूसरे को हम स्पेस नहीं देते, एक दूसरे के लिए हमेशा जो है हम कांटे बिखेरते हैं, और एक दूसरे की हर चीज़ पे हम सियासत करते हैं, तो इसलिए जो है वो हमारा वतीरा बन गया है। ये कल को जो है आप ये देखें कि जब खान साहब गिरे थे तो उस वक्त बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है वो उनके बारे में अजीब अजीब बातें करती थी, लेकिन एक अच्छी चीज़ थी, आपको याद होगा, यही मियाँ साहब चल के गए थे पता लेने के लिए खान साहब का, तो खान साहब को थोड़ा सा ये बात वही इल्जाम तराशी का सिलसिला चल रहा है। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप कोई और बात करते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं फिर आपकी कोई और बात शुरू हो जाती है, वही चीज़ें आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ रही है, अब तहकीकाती कमीशन चीनी बहरान फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक होगी, पब्लिक होने के बाद खत्म हो गया काम? हमें तो यही लग रहा है कि रिपोर्ट दे दी है, उन्होंने कहा जी बस वो हमारा काम खत्म है, अब फैसला किसने करना है? रिपोर्ट का मतलब है कि ये कल्प्रेट्स हैं, ये लोग इसके जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदारों के खिलाफ अब क्या अवाम निकले, अवाम उनको पकड़ के सजा दे? आपने करना है ना कोई, अगर रिपोर्ट आई है तो फिर रिपोर्ट के मंदरजात के ऊपर फैसले भी आने चाहिए, और फैसले किसने करने? एग्जेक्टिव्स ने करने हैं, या इन्होंने जो ये बैठे हुए
और ये लेके जाएंगे अदालतों के पास, लेके जाएंगे वहां से, अगर फैसले करवाने तो वहां से करवा लें, क्योंकि अपने सर पे तो लेना नहीं है इन्होंने। अच्छा, फिर कहीं से सो मोटो हो जाएगा, कोई उठा के पिटिशन डाल देगा, वो उठाएगा, फिर कहेंगे देखें हमारे साथ जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, हम पे जो है हमें चलने नहीं दिया जा रहा, हमें पैरालाइज्ड कर दिया इन्होंने। तो आप जब नहीं करेंगे तो कोई तो करेगा ना। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। आप तो सर ट्रक की बत्ती के पीछे, मैं आपको बताऊं, उन्होंने देखें इस मुल्क में बदकिस्मती है अवाम की। गुर्बत से मरता है तो गरीब मरता है, भूख से मरता है तो गरीब मरता है, अफलास से मरता है तो गरीब मरता है, किसी बड़े की गाड़ी के नीचे आके मरता है तो गरीब मरता है, किसी की गोली से मरता है तो गरीब मरता है, किसी की बेटी अगवा होती है तो वो गरीब होता है, किसी की जो है वो कोई मुलाजमा किसी की जो है जो लोग जो तशद्दुद करते हैं वो भी किसी गरीब की बेटी और बच्ची, माँ बहन बेटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो रेप होते हैं वो भी गरीब के बच्चों के साथ होते हैं। यहाँ पे सारा कुछ जो है वो गरीब के साथ हो रहा है। और गरीब कितने हैं? गरीबों की एक बड़ी तादाद है जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो रहते हैं, वो ये तो एक बहुत बड़ी तादाद है। और मैं यहाँ के अब जो मिडिल क्लास है, यकीन करें वो भी आप उसको मिडिल क्लास ना कहें, और वो भी नीचे की तरफ जाने लग गई है इस कोरोना के बाद। और इस इकोनॉमी में वो उनका जो है वो नीचे की तरफ उनका जो है वो ग्राफ जा रहा है। आप अपनी इन्होंने मिडिल क्लास के लिए तो आज तक सोचा ही नहीं है। इनको जो वोट दिया था ना, वो मिडिल क्लास ने दिया था, मौजूदा पीटीआई को। मिडिल क्लास पहली दफा निकली थी। मिडिल क्लास वो जो निकलते नहीं थे, उन्होंने निकल के जो लाइन में लग के जो है उन्होंने वोट दिया था इनको। और उनका ख्याल था कि हम अपना शेयर, पॉलिटिकल शेयर उठाएंगे इनकी सूरत में। और उनका पॉलिटिकल शेयर जो है वो उनको नहीं मिला। और उनका जो डिजर्व करते थे वो, अब उनके साथ क्या हुआ है, वो जो आपकी जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में तीन उसमें बटी हुई थी। अपर मिडिल क्लास बन गई है और लोअर जो है मिडिल क्लास वो नीचे आ गई है। अब आपकी एक ही क्लास दोबारा 3 क्लासेस बन गई, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। तो ये जो डिफरेंस था, जो मिडिल क्लास का 2 ऊपर नीचे गया हुआ था, ये खत्म हुआ है। और ये वाला, अगर ये मिडिल क्लास ये भी नीचे आ गई, जो अपर से नीचे आई है, गिरी है, तो इसके बाद फिर आप तसव्वुर करें कि क्या होगा। अच्छा, अंदरूनी तौर पर, मुआशी तौर पर तो हम स्टेबल पहले भी नहीं थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से हमेशा इंस्टेबिलिटी रही है, जिस मर्जी जमात की हुकूमत हो। इंटरनेशनली हमारी पोजीशन पाकिस्तान की कितनी वीक हुई है, और किसी भी मुल्क में जब अंदरूनी तौर पर दम इस्तेहकाम होता है तो बैरूनी तौर पर चैलेंजेस उसको कितने ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं उनको फेस करना। देखिए, एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि बैरूनी तौर पे हमने हमारे क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन ये कि इकोनॉमिकली तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठी है, कोई हमारी अकेले की नहीं बैठी। फिर आप ये देखें कि इकोनॉमिक्स या स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो दुनिया की सारी की सारी जो है वो यूं करके कोलैप्स, हमारी अकेले की नहीं। लेकिन पॉलिटिकली जो है वो उनके क्रेडिट्स पे बहुत कुछ है। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब भी खान साहब जो है बाहर जाते हैं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, बाहर जाके ये बहुत अच्छा, मतलब ट्रंप से जब मुलाकातें होती हैं तो इनकी बहुत अच्छी, आप देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी मीटिंग, इनकी बात करने का स्टाइल, और वहाँ से जिस तरह से वो लेके आते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो बड़ी फैसिनेट करती हैं। नेशन कॉम प्राइड फील करती है उसके ऊपर। फिर आप ये देखें कि आपने इंगेज किया हुआ है दुनिया को। कुलभूषण के केस के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है इनको। इंडिया को एक्सपोज करने में पाकिस्तान ने बैरूनी महाज जो है उसके ऊपर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और साबित किया है कि जो है वो इंडिया जो है वो गलत था। और आज दुनिया कह रही है कि इंडिया ने जो है वो वहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है उसकी वायलेशन हो रही है। सो बैरूनी महाज पे तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा वो है, उसमें कोई शक नहीं है। और हमें सपोर्ट मिली है, हम अकेले नहीं हुए। हमारा मुल्क जिसके बारे में कहा जाता था कि पता नहीं ये आइसोलेशन में है, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है, दुनिया पाकिस्तान की तरफ जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है। फिर आप कोरोना पे देख लेना, चीन ने कितना आपके साथ मदद की है, आपको जहाज़ जो है वो भर के यहाँ पे आए हैं। तो चीन आपका बैरूनी एक दोस्त है ना। तो इसी तरह आप ये देखें कि कश्मीर के मसले के ऊपर अभी अरब एमिरेट्स ने बड़ी बात की है, सऊदी अरब की तरफ से बड़ा वो हुआ है, ठीक है। फिर आप देखें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंटरनली जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, और जो हमारा एक मौक़िफ़ था कि जी वो जो है वो वहाँ पे
जो मोदी है और जो उनकी जो आरएसएस है और जो बीजेपी, ये जो उनकी पॉलिटिकल विंग है और जो दूसरा मिलिटेंट विंग है, ये सारी का सारा जो है ये नाजी और जो सारे उसके, सो इसको बड़ी तकवीत मिली है, दुनिया ने इसको बाय किया है इस और narrative इसके को। बाद जब चाइना और भारत के हम तनाज़े हुए तो ठीक है, अब आप देख पाकिस्तान लें कि जो पाकिस्तान बयानिया उसमें- देता था कि बॉर्डर्स पार पड़ोसी ममालिक में मुदाखलत करता है भारत, उसको और भी उसने तकवीत मिली है। उसको भी तकवीत मिली है, ठीक है, कि अल्टीमेटली अब जो है चाइना को बॉर्डर पे आना पड़ा, क्योंकि वो किसी तरह उस तरफ घुस रहे थे उस तरफ, तो उनको जो है उन्होंने आके अपने इलाके जो है उनसे खाली कराए हैं। तो अब आप ये देखें कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी उसको जो है तकवीत देती हैं, जो हमारे जो स्टैंस रहे हैं, ये जो नैरेटिव हम लेके चले थे, वो नैरेटिव जो है आज पूरी दुनिया उसको बाय कर रही है, पूरी दुनिया में सेल हो रहा है और पूरी दुनिया इसके ऊपर आ गई है कि नहीं पाकिस्तान ठीक कहता था, पाकिस्तान में जो है वो उस तरह से वो नहीं है। अब देखें कि इन्होंने जो हमारे साथ ये जो ड्रामा किया कि नहीं हमने पाकिस्तान में ये कर दिया वो कर दिया, इन्होंने चीन के साथ भी करने की कोशिश की, उन्होंने उड़ा के रख दिया इसको, ठीक है। सो हमारा जो नैरेटिव था वो अभी ज़्यादा उसको जो है वो उसको पजीराई मिली है इंटरनेशनली। सो बैन अल-कौमी तौर पे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो अकेला नहीं है उस तरह से। अच्छा, राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है भारत चीन की और इंटरनेशनली जो भारत की पोजीशन वीक हुई है, पाकिस्तान इसका किस तरह से एडवांटेज लेते हुए मकबूजा कश्मीर के मसले को भी फिर से एक्टिव कर सकता है? देखिए इस वक्त भारत जो है वो फंस गया है। आप थोड़ा सा इंडिया और चाइना के इसको देखें ना, चूँकि जो तिब्बत है, तिब्बत के एरिया के साथ साथ जो एरिया जो एक लंबी सी जो सरहद है इनकी वो, और फिर इसके साथ जो है इनका जो एक और मुल्क आ जाता है, अब वो मुल्क भी, और जो नेपाल है और जो उसने भी, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं अब इंडिया ने अगर आया हमारे साथ तो हम जो है वो छोड़ेंगे नहीं इसको, और नेपाल जो है वो भी चाइना के साथ मिल रहा है। इस तरफ जो है जो तिब्बत से जो इनके दो जो दरिया नीचे उतर रहे हैं, जो वाटर का एक है वो भी इनका चीन से आ रहा है, ठीक है, और चाइना उसके ऊपर जो है वो डैम बनाना चाह रहा है। तो इनके लिए एक बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस है इंटरनली इंडिया के लिए। हम इसके अंदर जो है बहुत कुछ प्ले कर सकते हैं। प्ले हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो ये है कि इंडिया और भारत की ये जो कंट्रोवर्सी है जो इलाकों के ऊपर है, हम उसी को बेस बना के अगर इंडिया चाइना को कहते हैं कि जी आप चलते हैं हम यूनाइटेड नेशन के अंदर और वहाँ पे बात करते हैं, लेकिन विश्व के चूंकि पूरी दुनिया जो है वो फ्रोजन है, वो पूरी दुनिया फ्रीज हुई हुई है और कोरोना ने इसको फ्रीज और जैम कर दिया हुआ है। इससे सारी दुनिया जो है वो फंसी हुई है इसके अंदर, और उनकी सारी की सारी जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो कोरोना बेस्ड हो चुकी है। हर कोई जो है सिर्फ कोरोना के ऊपर बात करता है और कोरोना के साथ लिंक करता है। सो ऐसी हालत में अगर हम कोई वो करते हैं लेके जाते तो मे बी कि वो किल हो जाए कोरोना की उसके अंदर। सो शायद ये ठीक टाइम अच्छा, ना हो भारत उस एक तरह तरफ से। तो चाइना के साथ तनाज़े में है और अभी ये चल रहा है, अभी कहा जा रहा है कि अगर तो 1-1.5 हफ्ते तक ये सिचुएशन नहीं आगे बढ़ती तो फिर तो ये भारत रुक जाएगा। अगर प्रोलॉन्ग करती है तो फिर सिचुएशन खतरनाक हो सकती है, इससे खित्ते का अमन भी मुतासर हो सकता है। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के चाइना के साथ होता है तो पाकिस्तान के साथ अभी भी वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उनका ड्रोन कल भी पाकिस्तान की हदूद में आया, पाकिस्तानी फौज ने मार गिराया। 2 रोज पहले भी ऐसा ही हुआ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से बात हो रही है। भारत के बेसिकली मकासद क्या हैं? चाइना के साथ इस तनाज़े के क्या मकासद से? क्या वो 370 का ही तसलसल था, या सी पैक को नुकसान पहुंचाना चाहता था, या इस तरह का कुछ था, या पाकिस्तान के साथ तो उसके मकासद बिल्कुल हमारे सामने हैं? देखिए इंडिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो समझते हैं, आपने कुछ दिन पहले मोदी साहब का वो सुना होगा, उन्होंने कहा जी कि पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड जो होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, उसको लीड करेगा भारत। अब जो बंदा इस तरह की सोच रहा होगा, जो बंदा इस तरह के बयान दे, अब सोचे ना कि वो क्या सोच रहा है, उसके ज़हन में क्या चल रहा है। वो समझ रहे हैं कि हम दुनिया की सुपर पावर हैं और हमें जो है वो पता नहीं ट्रंप साहब ने उसके कान में क्या उनसे फूंक मार दी है कि वो अपने आप को जो है वो कहता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हमने लीड करना है, इंडिया ने, भारत ने लीड करना है। और वो रीजन में भी समझ रहे हैं कि हमें बड़ा रोल मिलेगा इस रीजन के अंदर जो है। और यहाँ बैठ के जो है वो भारत, अगर देखें वो इकॉनमी बहुत बड़ी नहीं है, आबादी बहुत बड़ी है, और आबादी चूँकि बहुत बड़ी है तो वो अपनी उस आबादी को समझता है कि शायद ये हमारी पावर है और हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन वो ये भूल गया है कि यही पावर और स्ट्रेंथ जो है ये वहाँ पे, आपको पता है कि 27 से 32 ज़ुबानें बोली जाती हैं और इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो मतलब है कि जो ज़ुबान का डिफरेंस होता है तो वो फिर आपके कल्चर का भी डिफरेंस होता है।
जुबान का डिफरेंस होता है तो आपकी जो है नॉर्म्स वैल्यूज़ और कस्टम्स का भी डिफरेंस वहाँ पे आ जाता है। सो वो बहुत सारी डिफरेंसेस के साथ जी रहे हैं और वहाँ पे ऑलरेडी जो है सेपरेटिस्ट जो हैं वो पहले से जो है वो एक्टिव हैं और मास्ट आप देख लें जो तंजीमें हैं वो वहाँ पे, नागालैंड को देख लें आप, ठीक है, फिर वहाँ पे तामिल्स को आप देख लें, फिर उनके अंदर और जो दूसरे हैं पंजाब में आप देख लें कि वो फिर इसी तरह जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है वो, तो ये सारे के सारे जो हैं ये वो हैं जो अनॉयड हैं मौजूदा रजीम से जो वहाँ पे भारत में है। सो मुमकिन नहीं है कि इन हालात में जब वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करने की बात कर रहा है और अपने लोकल उसको देख नहीं रहा और वो खिते का जो है वो गुंडा बनने की कोशिश में कर रहा है और उसका ख्याल है कि मैं ये जो मेरी पॉपुलेशन है ये मेरी स्ट्रेंथ बनेगी और मैं इसी स्ट्रेंथ पे जो है किसी और मुल्क की आशीर्वाद से मैं चाइना को थ्रेट कर दूंगा या मैं चाइना के साथ लड़ जाऊंगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि चाइना एक सुपर पावर है, चाइना से नहीं लड़ सकते। चाइना से तो आप देख लें कल जो है ट्रंप साहब ने जिस तरह का बयान दिया है हांगकांग के इशू पे, उसने कहा जी हम ये करेंगे, लेकिन अब वो एक दफ़ा बात करके अगले ही दिन उसकी बात तब्दील हो जाती है। इससे पहले भी उन्होंने कहा नहीं जी आपकी तरफ से वो आया, फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे याद है ना जी कहते थे कि चाइनीज़ कोरोना है, ये चाइनीज़ कोरोना है, और फिर बाद में जो है उन्होंने कहा नहीं चाइनीज़ कोरोना से मुराद ये है कि ये चाइना से कोरोना आया है। तो वो अपना स्टैंस चाइना के साथ आप नहीं लड़ सकते। 5G के ऊपर आप देखें अल्टीमेटली जो है वो उसको जो है वो घुटने टेकने पड़े थे, उसके अपने उससे पीछे हटना पड़ा था क्योंकि वो नहीं करने दे रहे थे कंपनी को वहाँ पे काम। सो चाइना के साथ तो अमेरिका नहीं भिड़ रहा, तो चाइना के साथ इंडिया कैसे भिड़ सकता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद सगीर साहब। मुझे वाइंड अप करने का कॉन्वर्सेशन वक्त खत्म हो गया है। कोशिश की हमने हम कोरोना पर भी बात करें, तमाम तरह हकाइक आपके सामने रखें, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, नेशनल लेवल पर क्या चल रहा है। बात वही है कि पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है, चाहे वो इंटरनेशनली हो या नेशनली हो, बैरूनी महाज हो, अंदरूनी चैलेंजेस हो, तभी पॉलिसीज़ बेहतर होंगी, लीडरशिप स्ट्रांग होगी तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।